बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिल्वर सिटी के हवाले से हमने दो स्टोरीज़ की और आज की हमारी स्टोरी है उसकी फॉलो अप स्टोरी और बड़ी खौफनाक स्टोरी है। एक तो हम बात करेंगे कि इनका एनओसी ही जाली है, उस पर भी कार्रवाई हुई और अगर ऑडिट हुआ तो एनओसी उड़ जाएगा। फिर इसके अलावा दो डायरेक्टर्स इनके जो हैं लूट मार के बाद मुल्क से फरार हो चुके हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा कि ये एक पोर्ट्रेट करते हैं कि इनके पीछे अस्करी क़यादत के लोगों का हाथ है, रिटायर्ड हैं या हाज़र सर्विस हैं। लेकिन ये सारी तहकीकात की हैं मेरे भाई रऊफ़ खलील साहब ने, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। रऊफ़ खलील साहब इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एक एक करके मैं उनसे ये सारी बातें पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम मगद साहब। रऊफ़ साहब, पहली बात तो इस पे आते हैं कि इनका, मैंने कहा था कि 241 कनाल पे एनओसी है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बता रहे हैं कि 236 कनाल पे है, लेकिन वो भी जाली है। ये क्या आपने बड़े माशाल्लाह सारा इनका कच्चा चटाई खोल दिया है। देखिए, वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो हाउसिंग सोसाइटी थी, इनकी भरमार थी और ऐसी भरमार थी कि जो दो इदारे थे, एक तो जोन 5 को जो देखता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा आरडी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ। और दोनों में ही दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से जो है लोग फाइलें लेके आते थे और फाइलें आ रही हैं, फाइलें जा रही हैं। हाँ, किसी को दे दिया एलओपी उसने, किसी को जनाब इन्होंने जनाब ठकाया है, किसी को सिर्फ स्टेटस लगा दिया है जनाब कि आप लूट मार करें। एलओपी जो सीडीए की वेबसाइट है और या आरडीए की जो वेबसाइट है, इस पे आपका स्टेटस है कि इसके डॉक्यूमेंट जमा है, ऑन प्रोसेस है चीजें इनकी ना, प्रोसेस। आप लूटमाल कर लें। उसने आराम से दिहाड़ी लगाई है 15 अरब की, 20 अरब की, आराम से जो भी है। इस दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहरियों और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के अरबों रुपए लूट चुके हैं, जिनको आज तक ना कोई प्लाट मिल सका है, ना उनको घर मिल सका है, ना ही ये सच है जो आप कह रहे हैं, फ्लैट्स मिल चुके हैं। ये सच है। सिल्वर सिटी का मुझे बताएं, इनका एनओसी क्यों किस तरह जाली है। देखिए, सिल्वर सिटी का जो एनओसी है इस वक्त जो हमारे ज़राए के मुताबिक 236 कनाल पे जो है इनका, इन्होंने सिल्वर सिटी ने अपना एलओपी करवाया आरडीए से, लेकिन वो ज़मीन जो है इनके पास मुकम्मल नहीं है, कंपैक्ट पीस एक नहीं है, लेकिन जिसमें जो पॉकेट्स में है, पॉकेट्स में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, वो नहीं हो सकता उसमें। और जो मेन रोड है वो किसी और का है। इन्होंने क्या जालसाजी की है कि जो मेन रास्ता था, मेन मामला था, उस पे इन्होंने एलओपी करा लिया है, जिसके पेशे नजर इनका जो एलओपी था आरडीए में पहले ही उसको जो है माइनस कर दिया गया, उड़ा दिया गया था। अगर आज फिर इसका ऑडिट करा लिया जाए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, आज फिर सिल्वर सिटी का जो एनओसी है, जो एलओपी है, वो उड़ जाएगा, ठहर ही नहीं पाएगा, वो नहीं ठहर पाएगा। उसके नीचे वो जमीन बोस हो जाएगा, उसके कोई रूट्स नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है, कुछ लोग इसके ऊपर अदालतों में भी गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सवाल है हमारी अथॉरिटी पे आ जाता है, हमारे सरकारी इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। एक तरफ आप इसको फारग कर देते हैं, उड़ा देते हैं, दोबारा दूसरा डीजी आता है, वो उसको जनाब बहाल कर देता है, रिस्टोर। जी वजह क्या है? वो जैसे कि मलिक रियाज साहब भी कहते हैं कि पहिए लगते हैं फाइलों को ना, पहिए लगेंगे तो गाड़ी चलेगी, पहिए रुक जाएंगे तो गाड़ी भी रुक जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी आपके कहने का मकसद है कि इसलिए एनओसी सस्पेंड किया जाता है कि पहिए लगाओ, देख लेना। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब ये रिस्टोर किया तो जो दूसरी पार्टी है उनका भी हम जिक्र करेंगे बहुत जल्द। यानी पहले फारग हुआ एलओपी एनओसी इनका, फिर रिस्टोर हो गया, भी रिस्टोर हुआ उसका। अच्छा। उसके बाद जनाब दूसरी जो पार्टी थी मगन साहब, वो हाई कोर्ट में गया, रावलपिंडी हाई कोर्ट में उसका केस लग रहा है। उन्होंने एंटी करप्शन से भी राब्ता किया है। वो कौन सी पार्टी है? वो भी एक है, जल्द आ जाएंगे मंजर आम पे, वो लोग हैं, वो इनके जिनकी जमीन है वहां पे, मुकामी जो लोग अच्छा अच्छा, मुकामी जिम्मेदार जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जमीनें हैं बीच में, और उन्होंने इनको जनाब हाई कोर्ट में भी घसीटा हुआ है। इसके साथ साथ जो एंटी करप्शन है वहां पे भी इन्होंने इनको घसीटा हुआ है। लेकिन ऊपर से कुछ ना कुछ ये जो हाउसिंग, ज़ाहिर है उनके पास ऑडिट को, आज भी चेयरमैन एफबीआर के भी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की, उधर भी था। मैं ये सवाल करना था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने अरबों रुपए जो लूटे हुए हैं अवाम के, कौम के, इनके ऊपर भी हाथ डालें, जरा इन्वेस्टिगेट प्रोब किया जाए, आपकी टीमें जाएं वहां पे, ऑडिटर पकड़ें और कितना माल, कितनी फाइलें बेची हैं, पता चले। इनकी जो इंटरनल, जो इनके वेबसाइट्स हैं, इनके इंटरनल जो सॉफ्टवेयर हैं, वहां पे तो पता होता है कितनी फाइल बिक चुकी हैं। अच्छा, मुझे खलील साहब, रॉ साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो तहकीकात है, माशाल्लाह मैंने जो डॉक्यूमेंट देखे हैं कि इनके दो डायरेक्टर फरार हैं। वो कौन से दो डायरेक्टर मुल्क से फरार हैं और क्यों फरार हैं, कितना माल लूटा? देखिए, एक जो है उस्मान साहब हैं, उनकी भी, वो तो पाकिस्तान में ही हैं, वो पाकिस्तान गए थे दुबई, गए थे, वो आते जाते रहते हैं ना, जाहिर है इनके लिए क्या मसला, टिकट फरार तो ना हुए ना। अच्छा, दूसरा राजा अब्दुल जब्बार,
अच्छा। एक और डायरेक्टर हैं, इससे पहले जो थी उनकी एक और एयरपोर्ट जो एवेन्यू थी, वो हाँ। वहाँ पे सोसाइटी थी एयरपोर्ट एवेन्यू, वो पहले उसको चला रहे थे। अब सवाल देखिए, मुझे समझ ये रहा जो SCCP है वो क्या कर रही है हमारे ना, एक कंपनी पहले है उनकी, ठीक है, वहां भी वो डायरेक्टर हैं। इसी तरीके से उस्मान जो है वो अपनी चला रहा है गोल्फ सिटी, उसमें भी वो डायरेक्टर है, वहां पे ऑनर है उसका वो। अब सिल्वर सिटी में भी ये लोग वहां पे लूट खसुट की जो फाइलें बेची हैं इन्होंने, दोनों सोसाइटियों में दोनों डायरेक्टर्स ने, वो सिल्वर सिटी में माल लगाया गया। सिल्वर सिटी में माल लगा के जनाब इन्होंने जनाब यहाँ से जो माल इकट्ठा किया है वो भी यहाँ चाहे कोई DHA चला गया, कोई दुबई चला गया। अब जो अब्दुल जब्बार साहब हैं, राजा अब्दुल जब्बार साहब, इनकी इतनी लूट खसूट के जो किस्से हैं वहाँ पे, जो पिछली सोसाइटी में ये थे, ऑनर थे, वहाँ भी डायरेक्टर थे, वहाँ पे जो मुतासरीन है वो इसके पीछे जा रहे हैं और ये जेल में भी रह चुके हैं बेचारे ना 6 माह इस वक्त। ये बड़ा सवालिया निशान है। इनको आप बेचारा क्यों कह रहे हैं? बेचारा इसलिए कहा है कि इन्होंने फिर जो पैसा इकट्ठा किया सिल्वर सिटी से भी जो हिस्से बनते थे, जो मामला थे, जो फाइलें भी बेची हैं इन्होंने, खुद प्लेटर बेचे हैं बड़े बड़े ना, तो वो सारा दुबई भेजा गया पैसा, ठीक है, हुंडी के जरिए भेजा गया। और दुबई इन्होंने 10 करोड़ रुपए जो हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर दिए हैं एक बंदे को, जो इनको कोई लाखों रुपए मार्कअप दे रहा है। वो इतनी बड़ी दाढ़ी भी है, भाई आप क्या कर रहे हो, सूद खा रहे हो आप अपनी बैंक में रखें, पाकिस्तान की बैंक में रखें, कौमी खजाने को जाए। मुजारबा वाले सारे मौलवी नहीं थे? वो नैब में भाईजान ये अपनी मर्जी का जो है ना तशरीह करते हैं। इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया, लूटमार को हराम करार दिया, लेकिन ये अपना काम और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसा पैसा होता है, लूटमार का पैसा होता है, वो कहते हैं ना किसी की बद्दुआएं आपका पीछा करती हैं, सुकून नहीं मिलेगा आपको, वो बद्दुआएं पीछा करती हैं आपका ना, और दुआएं भी इसी तरीके से किसी अल्लाह के वली का पीछा करती हैं। ये मेरा ईमान है जो बात आप कह रहे हैं कि बद्दुआएं पीछा करती हैं और दुआएं भी आपकी सरपरस्ती करती हैं, ऐसे ही है, दुआएं भी छतरी बन के रहती हैं। तो वो इसलिए, लेकिन ये लोग जो है ना, ये सामने पड़े हुए नोट पे यकीन रखते हैं। अच्छा, हुआ क्या है कि जब वो गए हैं वहां पे दुबई में, अब उस बंदे ने जहां तक पैसे देना भी बंद कर दिए ना, वो पैसा वहां पे फंस चुका है तकरीबन। अब अब्दुल जब्बार साहब खुद वहां पे जा चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, उनके केसेस चल रहे हैं वहां यहाँ पे ना, तो 6 माह जेल में भी रह चुके हैं। इन्हीं वजह से एयरपोर्ट एवेन्यू के जो मुतासरीन थे उन्होंने जनाब इनके खिलाफ कोई FIRs ही हैं, कोई मतलब दर्जनों FIRs हैं, और जिसमें जो सिल्वर सिटी के ऑनर है, माजरत के साथ ये इकबाल साहब, चौधरी इकबाल साहब, 3 FIRों में वो भी नामजद है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो उस्मान साहब है, FIRों पे बाद में प्रोग्राम कर, FIRों का भी जिक्र जी, वो पलंदा पूरा ही है। हाँ, पूरा पलंदा आपके पास मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी हमारे सरपरस्त जो हैं वो कोई रिटायर्ड जर्नैल है, तो यार ये तो आर्मी चीफ साहब को खुद मसला देखना चाहिए। ये एक थ्रेट देते हैं ना, हमें भी थ्रेट होती है साफियों को जो स्टोरी कर रहे होते हैं कि हमारे तो जनाब अपना अस्करी हुकाम से भी राब्ते हैं, ठीक है, और ये आम पब्लिक को भी ये डराते धमकाते हैं जो वहां पे जाता है, हमारी फाइलें ले जी, आपने ना प्लाट दिया ना पोजीशन दी, हमने सारे पैसे दे दिए, उल्टा और पैसे मांग रहे हैं आप हमें, ठीक है। होता क्या है कि इसमें हकीकत कुछ है, कोई रिटायर्ड जर्नैल इनके साथ हैं भी कि नहीं? रिटायर्ड नहीं है, हाजिर हैं, और बड़े बड़े वो सेंसिटिव इस वक्त ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो ये तो मामला आर्मी चीफ साहब को देखना चाहिए। आर्मी चीफ, मैं ये मुतालबा करता हूँ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से कि वो भी रह चुके हैं DGMI, और जिनका नाम मिस यूज हो रहा है सिल्वर सिटी में और बाकी जगह, वो इस वक्त DGMI के ओहदे पे विराजमान है, ठीक है। और उनके जो भाई हैं, नहीं DGMI का ये नाम लेते हैं? जी बिल्कुल, ये सिल्वर सिटी वाले, जी बिल्कुल। यार ये बहुत बड़ा खौफनाक इल्जाम लगा रहे हैं भाईजान आप। मेरे जनरल वाजिद अजीज का नाम का मिस यूज कर रहे हैं, और उनकी तरफ से मतलब उनका तल्लक नहीं है, नाम मिस यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, उनका ताल्लुक कहाँ से मिलता जुलता है। हम भी पहले कह रहे थे झूठ बोलते हैं ये लोग ना, लेकिन उनके एक भाई हैं राजा जाहिद साहब, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है, जो DGMI है, उनके जो भाई हैं वो मामलात कराते हैं सारे ना, और वो इनके साथ राब्ते भी हैं, उनकी भी कोई इन्वेस्टमेंट है। और बीच में भी कोई रोला जो हुआ था सिल्वर सिटी का और मुतासरीन का, बकौल जो मुतासरीन थे जो यहाँ पे आके एहतजाज भी करते थे, उन्होंने उन बिजनेस कम्युनिटी जिनके करोड़ों रुपए जो है यहाँ पे सिल्वर सिटी में लोग खा चुके थे, उनके खिलाफ कश्मीर में FIRें कटी हैं। अच्छा, तो कश्मीर में मुझे बताएं कैसे कट चुकी हैं FIR? रातों रात उठाया गया यहाँ से उनको, वहां पे जनाब एक में पहले रखा है, फिर दूसरी एक और FIR कटी है वहां कश्मीर में, फिर दूसरे में डाला उसको, वहीं पे गिरफ्तारी डाली है, फिर तीसरी FIR में गिरफ्तारी डाली है। यार ये फिर लोग जनरल फैज के साथ टॉप सिटी वाले केस में जो है उससे किसी ने कोई सबक नहीं, सबक सीखना चाहिए इनको। अब मैं यही कहता हूँ, मैं मुतालबा भी करता हूँ DGMI साहब से कि देखें डी साहब, ये मेजर जनरल वाजिद अजीज साहब, आपका अगर नाम यूज हो रहा है तो इस पे एक्शन होना चाहिए। रेल स्ट्रीट का कोई भी बंदा
अगर आपका नाम लेकर सहाफ़ियों को भी जो थ्रेट करे या कोई वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी जिनके लेन देन है उनको भी अगर कोई थ्रेट करता है तो ये सवालिया निशान है। आपको इसके बारे में एक्शन लेना होगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो राजा अजीज जो जहर साहब हैं, उनके ये भाई हैं, ये मुझे भी पता है वैसे, डीजीएमए के भाई हैं राजा जहर साहब ना। और ये जो भी इनके मामला फैज साहब के भाई थे नजफ अमीर साहब, वही मामला चल रहा है ना सर। सारे सारे और मेरे डीजी साहब को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डीजी साहब देखें, ये वो कंप्लेंट्स हैं, ये थोड़ा सा है, ये पूरा पलंदा है जो कि लंदन से भी आई हुई है आपके पास, और इस्लामाबाद के कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी ये कंप्लेंट जीएचक्यू में दी हुई हैं, डीजीआईएसपीआर के पास हैं, और ये जो है आर्मी चीफ साहब के पास भी मेरे अंदाजे के मुताबिक पहुंचने वाली हैं। ये जो एफआईआर, ये जो कंप्लेंट है जिनमें इन्होंने जो है सख्त किस्म का जो मौक़िफ़ अपनाया है और एलिगेशन लगाए गए हैं राजा जहर साहब के, जिसके बाद ये हुआ कि जनाब डीजीएमआई साहब ने अपने भाई को और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे उनको बताया गया है कि कोई नाजायज़ काम नहीं करना। ये एक अच्छा काम किया है डीजीएमआई ने, आई सैल्यूट यू, कि उन्होंने बताया है अथॉरिटीज़ को कि मेरे नाम पे कोई बंदा अगर आता है, मेरा नाम को कोई काम ना किया जाए। लेकिन कश्मीर में काफ़ी हलचल है, लेकिन एक बात गलत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हम नारे लगाते रहे हैं सर। अगर कोई बंदा भी, अगर कोई सिल्वर सिटी का जिनके साथ भी लेन देन है, कोई बिजनेस के मामला हैं, कोई प्लाटों का मामला आता है, वो अगर किसी भी फोरम पे जाके आवाज़ उठाता है तो फिर एफआईआर है उसके खिलाफ कश्मीर में नहीं कटनी चाहिए। ये बात गलत है, ठीक है, पाकिस्तान के बंदे का कश्मीर में नहीं। फिर आप ये तौसर भी ख़त्म करें, ठीक है, ये तौसर आपको ख़त्म करना होगा कि अगर ताल्लुक नहीं है कोई, सही है, तो राजा जहर साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। और बाकी जो अस्करी हुकाम है, मैं खुद भी आईएसपीआर का बीट रिपोर्टर रहा हूँ 10 साल, मेरा मतलब मैंने पाक फौज के साथ बड़ा काम किया है, बड़ी कवरेज की है इनके साथ, ठीक है, जीएचक्यू भी मैं जाता रहा हूँ। लेकिन सर, लेकिन सवालिया निशान ये है कि फैज साहब के बाद जो है, ठीक है, फैज साहब तो फंस गए हैं अब बाकी भी रियल स्टेट में नजफ भी तो फंस गया, नजफ भी फंस गए, और एक सत्ती साहब है। मैं आपको बताता हूँ G15 की भी एक सोसाइटी है सर इस्लामाबाद में, कोऑपरेटिव, वो भी कहते हैं कि जनाब हमारा बहनोई, हमारा भाई, वो भी जनाब अस्करी हुकाम का नाम यूज करते हैं, वो हम बाद में करेंगे। हाँ, लेकिन वो सत्ती साहब भी मेरे ख्याल से फरार हैं बीच में, क्योंकि इनके सबके ताने बाने जो थे ना, जनरल फैज के साथ मिलते थे, नजफ हमीद जो है उसका भी बड़ा नेटवर्क है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी काफी कुछ इकट्ठा हो चुका है, नजफ हमीद के बारे में भी। तो चीजें जल्द सामने आने वाली हैं, एक्सपोज होंगे सब लोग, जो रियल स्टेट का जो मेन। और दूसरा सर, मैं ये बात मैंने चौधरी निसार अली खान जब इंटीरियर मिनिस्टर थे ना, उनसे भी ये सवाल किया था मैंने ना, और ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर किया था, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कहा चौधरी साहब इनको आप क्या मैसेज देंगे, ऐसे हमारे पाक फौज के जो सीनियर हुकाम है, जो मेरे जनरल, ब्रिगेडियर्स, जो कर्नल है, रिटायर होते हैं, वो सब कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी में है, कोई ब्लू वर्ड में बैठा हुआ है सर, कोई किधर बैठा हुआ है। तो चौधरी निसार साहब ने ये उस वक्त मुतालबा किया था कि मैं आर्मी चीफ से, सदर पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि जो हमारे जो पाक फौज के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हुकाम हैं, वो रिटायरमेंट के बाद ये जो रियल स्टेट है, ये एक बदनाम शोबा है, इनमें नौकरी ना करें। और इसके बाद जो है जीएचक्यू ने एक लेटर भी जारी किया था कि कोई भी जो कर्नल लेवल का बंदा है, ब्रिगेडियर लेवल का बंदा है, मेरी जनरल लेवल का बंदा है, जॉब करेगा कहीं भी बगैर बताए नहीं कर सकेगा, उससे एक एनओसी लेना होगा जीएचक्यू से, ठीक है। और उस पे कुछ लोग ऐसे ही लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह पर चले जाते हैं, एनओसी के बगैर भी काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, जनाब रऊफ खलील साहब की आपने इन्वेस्टिगेशन स्टोरी सुनी और कागजात उन्होंने दिखाए, पूरी फाइल हमारे पास मौजूद है। और ये नेक नीति के साथ हम जनाब आर्मी चीफ साहब से फिर गुजारिश करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की हैं, तो इदारे को इस किस्म के लोगों से जो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको खुद एक्शन लेने होगा। लेकिन जो मेरे भाई रऊफ खलील ने इंकशाफात किए हैं, यकीन माने, उसके बाद तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि धक धक करने लगा, मोरा जियारा डरने लगा कि जो इंकशाफात किए हैं, जो फाइल ये लेके बैठे हुए हैं, ये तो धुआंधार फाइल है और आग लगा देगी। क्या इसका मतलब है एक और जनरल फैज वाली किस्त चलेगी? ये कब मामला हल होंगे? मोहतरम आर्मी चीफ साहब, इस तरफ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। शमशाद मांगट और रऊफ खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।